हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आरोह गद्य भाग में पाठ 5 गलता लोहा। इसके लेखक हैं शेखर जोशी जी। शेखर जोशी जी का जन्म सन 1932 अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं कोसी का घटवार, साथ के लोग, दाज्यू, हलवाहा, नौरंगी बीमार हैं, एक पेड़ की याद इत्यादि हैं। इन्हें पहल सम्मान मिला। पिछली सदी का 6वां दशक हिंदी कहानी के लिए युगांतकारी समय था। एक साथ कई युवा कहानीकारों ने अब तक चली आती कहानियों के रंग ढंग से अलग तरह की कहानियाँ लिखनी शुरू की और देखते देखते कहानी की विधा साहित्य जगत के केंद्र में आ खड़ी हुई। उस पूरे उठान को नाम दिया गया नई कहानी आंदोलन। इस आंदोलन के बीच उभरी हुई प्रतिभाओं में शेखर जोशी का स्थान अन्यतम है। उनकी कहानियाँ नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं। समाज का मेहनतकश और सुविधाहीन तबका उनकी कहानियों में जगह पाता है। निहायत सहज एवं आडंबरहीन भाषा शैली में वे सामाजिक यथार्थ की बारीक नुक्तों को पकड़ते और प्रस्तुत करते हैं। उनकी रचना संसार में गुजरते हुए समकालीन जनजीवन की बहुविध विडंबनाओं को महसूस किया जा सकता है। ऐसा करने में उनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थ बोध का बड़ा योगदान रहा है। इस पाठ का सारांश देखिए। गलता लोहा शेखर जोशी की कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। समाज के जातिगत विभाजन पर कई कारणों से टिप्पणी करने वाली यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना ही कम है, वास्तविक अर्थ गंभीर्य उतना ही अधिक है। लेखक की किसी मुखर टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम यह देख पाते हैं कि एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेमानी हो जाता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करता प्रतीत होता है, मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा हो। कहानी की शुरुआत में मोहन अपने खेतों के किनारे उग आई कांटेदार झाड़ियों को साफ करने के उद्देश्य से निकलता है। उसके पिता पंडित वंशीधर पुरोहिताई का काम कर परिवार का पेट भरते थे, लेकिन अब वो इतने वृद्ध हो चुके थे कि उनके बूते का कोई काम ही नहीं था। मोहन ने अपने पिता का भार हल्का करने के लिए खेती का काम संभाल लिया। रास्ते में वह अपने हंसुए की धार तेज कराने शिल्पकार टोले की तरफ मुड़ गया। वहीं वह अपने बचपन के मित्र धनराम से उसके आफर में मिला। दोनों ने एक साथ पढ़ाई की थी। जहां मोहन पढ़ने में तेज था, वहीं धनराम थोड़ा मंदबुद्धि था। मास्टर त्रिलोक सिंह मोहन को बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह एक मेधावी छात्र था। इसके विपरीत धनराम को पाठ याद न कर पाने के कारण हमेशा मार पड़ती जाती थी। लोहार होने के कारण उसे मास्टर के व्यंग्यों का सामना करना पड़ता था। इन सब के बावजूद धनराम ने मोहन को कभी अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा। अपने पिता से उसने लोहारगिरी का काम सीखा था और उनके गुजरने के बाद यही व्यवसाय अपना लिया। चूँकि मोहन पढ़ने लिखने में तेज था, इसलिए उसके पिता ने उसकी आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेज दिया। वहाँ उसके साथ नौकरों जैसा व्यवहार किया जाता था। उसकी पढ़ाई बीच में ही रुक गई। काम की तलाश में उसने कई कार्यालयों तथा फैक्ट्रियों के चक्कर लगाए, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। उसके पिता पंडित वंशीधर को बहुत आशा थी कि शहर में वह बड़ा आदमी बनकर लौटेगा, लेकिन मोहन की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।
गांव वापस आने के बाद उसने खेती का काम संभाल लिया। वहीं तो अपने मित्र धनराम के ऑफर में जब उसे लोहा मोड़ते हुए गौर देखा तो उसकी आंखों में एक चमक सी थी। धनराम ने ऐसा न कर पाने पर वह बड़ी ही फुर्ती और आत्मविश्वास के साथ लोहे को मोड़ने में सफल हो गया। इस प्रकार कहानी के अंत में मोहन जातिगत पारंपरिक व्यवसाय से की सोच से मुक्त होकर अपने कारीगरी और कार्य कौशल को सबके समक्ष प्रस्तुत करता है। कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। निहाई, एक विशेष प्रकार का लोहे का ठोस टुकड़ा जिस पर लोहा आदि धातुओं को रखकर पीटते हैं। अनायास यानी बिना प्रयास के। अनुगूंज, प्रतिध्वनि, रह रहकर कानों में गूंजने वाली आवाज़। हंसुए, घास काटने का एक औजार है, इसको दरांती भी कहते हैं। पुरोहिताई यानी पुरोहित, धार्मिक कृत्य करने वाला। निष्ठा यानी श्रद्धा, विश्वास। रुद्रपाठ, शंकर की आराधना का यह एक प्रकार है। धौंकनी, लोहार या सुनारों की आग दहकाने वाली लोहे की एक बांस की नली होती है। कुशाग्र बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि वाला, पैनी बुद्धि वाला। संटी यानी पतली सी छड़ी, डंडी। प्रतिद्वंदी यानी मुकाबला करने वाला, विपक्षी। विद्या व्यसनी, पढ़ने में रुचि रखने वाला। घसियारे, घास काटने का काम करने वाले। सेक्रेटेरिएट, सचिवालय। त्रुटिहीन, जिसमें कोई कमी ना हो। अब प्रश्न उत्तर पे आइए। प्रश्न नंबर 1 देखिए। कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख कीजिए जिसमें किताबों की विद्या और धन चलाने की विद्या का जिक्र किया गया है। उत्तर देखिए। धनराम उन अनेक छात्रों में से एक था जो एक साथ किताबों की विद्या और धन अर्थात काम करना भी सीख रहा था। लोहार का बेटा होने के कारण उसे अपने पिता से व्यवसाय का प्रशिक्षण भी मिल रहा था। वह एक तरफ पढ़ाई भी कर रहा था और दूसरी तरफ अपने पिता के काम में हाथ भी बटाता था। उसे गणित समझ में नहीं आता था, जिसके कारण वह शिक्षक की मार भी खाता था। उसके शिक्षक भी उसके हाथों में औजार थमाकर काम सौंप जाते थे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था? उत्तर देखिए। धनराम लोहार जाति का था और मोहन ब्राह्मण। प्रारंभ से ही धनराम के मन में जाति को लेकर यह बात बैठा दी गई थी कि वह नीची जाति का है और चाहे वह कितना भी क्यों न पढ़ ले, काम उसे लोहार का ही करना है। मोहन पढ़ने में धनराम से कहीं अधिक तेज था, लेकिन इसी जातिगत हीनता के कारण धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था। तीसरा प्रश्न देखिए। धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों? उत्तर देखिए। एक दिन धनराम लोहे की मोटी छड़ को भट्ठी में गलाकर उसे गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था। एक हाथ से सांसी पकड़कर दूसरे हाथ से हथौड़े की चोट करने के बावजूद उचित ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। लेकिन मोहन कुछ देर तक उसे काम करते देखते रहा, फिर अचानक हथौड़ी लेकर बड़ी आसानी से उसे मोड़ दिया। मोहन के इस व्यवहार पर धनराम को आश्चर्य होता है, क्योंकि मोहन ऊंची जाति का था। एक ब्राह्मण होकर के भी उसे लोहारगिरी का काम भी आता है, यह देखकर धनराम दंग रह गया। चौथा प्रश्न देखिए। मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय क्यों कहा है? उत्तर देखिए। जब मोहन गांव छोड़कर पढ़ाई करने लखनऊ शहर पहुंचा, तब उसके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होता है। लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि अब उसे गांव से बाहर शहरी परिवेश का ज्ञान हुआ। यदि वह गांव में ही रहता तो अपनी आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाता। पारिवारिक मजबूरी के कारण उसे आगे की पढ़ाई करने शहर आना पड़ा और वहीं नई दुनिया से उसका परिचय हुआ। प्रश्न नंबर 5 देखिए। मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जुबान का चाबुक कहा और क्यों? उत्तर देखिए। धनराम के 13 का पहाड़ा ठीक से न सुना पाने के कारण
मास्टर त्रिलोक सिंह उस पर व्यंग करते हैं कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ से लगेगा इसमें। इस कथन को लेखक ने जुबान के चाबुक कहा है। मास्टर त्रिलोक सिंह के इस कथन से छात्र को शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक चोट पहुंचती है। जाति को लेकर किए गए व्यंग से धनराम हीन भावना से ग्रसित हो आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया। उसे ऐसा लगता है कि उसे आगे चलकर लोहार का ही काम करना है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, बिरादरी का यही सहारा होता है, किसने किससे कहा। उत्तर देखिए, यह कथन पंडित वंशीधर ने लखनऊ से आए बिरादरी के युवक रमेश से कहा। किस प्रसंग में कहा। उत्तर देखिए, वंशीधर को अपने बेटे मोहन की पढ़ाई को लेकर बहुत चिंता थी, क्योंकि गांव में उसकी आगे की पढ़ाई नहीं हो सकती थी। ऐसे में जब शहर से बिरादरी के एक युवक रमेश ने उसे अपने साथ शहर लखनऊ भेजने की बात की तो उन्हें लगा कि एक सहारा मिल गया। उन्होंने कृतज्ञता जताते हुए यह कथन कहा। किस आशय से कहा। उत्तर देखिए, वंशीधर के इस कथन का आशय यह था कि जात बिरादरी के होने से लाभ होता है। मौके पर अपनी बिरादरी के लोग ही सहायता करने को तैयार होते हैं। क्या कहानी में यह आशय स्पष्ट हुआ। उत्तर देखिए, नहीं, कहानी में यह आशय स्पष्ट नहीं हुआ। इसका कारण यह है कि शहर जाने के बाद मोहन की पढ़ाई बंद ही हो गई। रमेश उसकी आगे की पढ़ाई पूरी करवाने अपने साथ लेकर गया था, लेकिन मोहन वहां जाकर नौकर बनकर रह गया। मोहन की प्रतिभा काम के बोझ के तले दबकर रह गई। वहीं उसके पिता वंशीधर इसी भ्रम में जी रहे थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनकर गांव लौटेगा। लेकिन मोहन ने अपनी वास्तविक स्थिति अपने परिवार वालों को नहीं बताया, क्योंकि वह उन्हें दुखी नहीं करना चाहता था। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। कहानी का यह वाक्य किसके लिए कहा गया है। यह वाक्य मोहन के लिए कहा गया है। किस प्रसंग में कहा गया है। लेखक ने इस वाक्य उस प्रसंग में कहा जब मोहन धनराम को काम करते हुए देख रहा था। जब धनराम लोहे की मोटी छड़ को नहीं मोड़ पाया तो मोहन बिना किसी संकोच के बड़ी ही कुशलता से उसे मोड़ दिया। अपनी इस सफलता से मोहन की आंखों में चमक आ गई। यह पात्र विशेष के किन पहलुओं को उजागर करता है। इसका उत्तर देखिए, इसमें मोहन के उस चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है जिससे यह पता चलता है किसी भी जाति का संबंध किसी खास व्यवसाय से नहीं होता। ब्राह्मण होते हुए भी वह लोहार का काम करने में जरा भी संकोच महसूस नहीं करता है। यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।